नमस्कार, मैं विकास कुमार और अभी हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश यादव, विधायक बाजपट्टी सीतामढ़ी के बेबाक नेता हैं। आरजेडी की तरफ से पक्ष रखते हैं। इनसे हम संगठन के बारे में और जो बिहार में चल रही है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले नमस्कार, हमें समय जी, देने के लिए। नमस्कार। बहुत व्यस्त समय चल रहा है आपका, फिर भी आप समय दिए। हाउस है थोड़ा। हाँ, ये कल सदन में एक बयान आया नीतीश कुमार जी का कि 10 साल में तो अब दुनिया खत्म है, तो हम लोग भी जमीन वमीन बेचे, गाड़ी वाड़ी बेचे, खा पी के अपना, अब तो दुनिया तो खत्म ही होने वाला है। देखिए देखिए बिहार के जनताओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए दुर्भाग्य है। जिस राज्य, जिस देश के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हो, अपना सोचने, समझने, बोलने के लिए शक्ति भी खत्म हो जाए, वैसी स्थिति बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की हो गई है। वो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कब क्या किसको इशारा करेंगे, ये किसी को पता नहीं, क्योंकि वो तो अचेत अवस्था में है। वो नर्वस हो चुके हैं। कभी कभी माननीय विधायक लोगों को, आपके मीडिया के साथी ऊपर रहते हैं, उनको भी इशारा करके ऐसे ऐसे इशारा करेंगे। कल एक देखे हैं, राष्ट्रीय गान हो रहा था, कहीं कार्यक्रम था, उस राष्ट्रीय गान का भी सम्मान उन्होंने नहीं किया माननीय मुख्यमंत्री जी। तो उस सम्मान नहीं करने का मतलब है उनका अचेत अवस्था में, वो कुछ समझने, सोचने समझने की शक्ति उनकी खत्म हो चुकी है। उनको बिहार के कुछ अधिकारियों लोग उनको चलाते हैं और पूरे बिहार को लूटने का काम ये लोग कर रहे हैं। अविलंब बिहार की जनता के हित में, बिहार के लोगों के हित में ऐसे मुख्यमंत्री जी को 1 मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं। अलग अलग मौकों पर देखा गया है, कहीं पर वो शोक का माहौल होता है, ताली बजाने लगते हैं। आपकी पार्टी बार बार कहती है कि मानसिक रूप से वो स्थिर नहीं है, संतुलित नहीं है। क्या ये सिर्फ विपक्ष का एजेंडा है या वाकई ऐसा कुछ है? देखिए, हमारी पार्टी कहती है, वो छोड़ दीजिए, आप मीडिया के साथी है, आप भी निष्पक्ष रूप से घर पर बैठिएगा रात में, तो आप भी अपने अपने आप को चिंतन कीजिएगा जो बिहार के मुख्यमंत्री जी की स्थिति क्या है मानसिक रूप से, तो आपको भी लगेगा बिहार के मुख्यमंत्री में जी हकीकत में अचेत अवस्था में हो चुके हैं। उनके समझने बुझने की सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में बिहार चल कैसे रहा है? देखिए, आपको बार बार कहे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ अधिकारी पहले भी, जो गिने चुने अधिकारी है, वो इनको हैंडलिंग करते थे। अब पूरी तरह वो अधिकारी ही बिहार चला रहे हैं। यह मुखौटा के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को रखे हुए। उनको ज्यादा देर न मीडिया के सामने रहने देंगे लोग, न सदन में रहने देंगे। अकेले मुख्यमंत्री को अब कहीं भी मीडिया से फेस करने के लिए या सदन में रहने जाने के लिए उनको नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि उनके पार्टी के मंत्री, उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, अधिकारी, सब लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में। कल देखिए, कल राष्ट्रीय गान के समय में देख रहे थे, आप भी देखे होइएगा, जे जिनके बारे में दीपक कुमार जी है, वो इनको एक ऐसे हाथ से पकड़ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इशारा कर रहे हैं, वो हाथ से बैठा रहे हैं, मतलब बैठा रहे हैं। कल के देखे वीडियो में, कभी विधानसभा में वो कुछ बोलने के लिए तावला होते हैं, तो माननीय मंत्री जी विजय बाबू, अशोक बाबू सब उनको कुर्ता खींच के हाथ के पकड़ के उनको बैठाने का काम करते हैं। तो उनके पार्टी के लोग भी समझते हैं जो वह अचेत अवस्था में है, उनकी सूझ खत्म हो चुकी है, सब अपना अपना रोटी सेकने में और लूटने में लगे हुए हैं, उनको आगे करके। तो अब तो ऐसे में तो बहुत भयावह स्थिति है बिहार। एकदम एकदम पूरी तरह भयावह स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिस राज्य, जिस देश के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हो, वहां की जनता के लिए दुर्भाग्य है, वहां के लोगों के लिए दुर्भाग्य है। कल ऐसा क्या हो गया था कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 साल में तो दुनिया खत्म है? वो अचेत अवस्था में है, एक ही बार बोल दिए वो अचेत अवस्था में है। उनके सोचने बोलने की शक्ति खत्म हो चुकी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक बात, अब याद दिलाया, कल विधानसभा में उन्होंने मीडिया लोग को और हमारे इधर से एक प्रश्न पूछे थे, जैसे मोबाइल लेके क्यों चलाया। अरे मोबाइल लेके, इंटरनेट की दुनिया है, टैब उन्हीं के द्वारा विधानसभा में टैब उपलब्ध कराया गया है, टैब पर लोग बोलते हैं, उन्हीं के मंत्री। टैब मोबाइल का ही बड़ा रूप थोड़ा टैब होता है, छोटा रूप में मोबाइल है, तो टैब से प्रयोग कर रहे थे, तो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे,
ये प्रतिबंध रहना चाहिए जब मोबाइल से कोई लोग बात नहीं करेंगे सदन में, ये प्रतिबंधित है। अब मोबाइल तो यूज करेंगे, अपना रिकॉर्ड भी रहता है मोबाइल में। सदन में अगर किसी माननीय सदस्य को सब इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, माननीय सदस्य को कुछ कहना है तो अपना डाटा देखेंगे ना मोबाइल में। देख रहे थे इस पर, वो तो अचेत अवस्था में कहे 5-10 साल में दुनिया खत्म है। उनको भी आता हम खत्म है इसलिए दुनिया भी खत्म है। तो 10 साल में जब दुनिया खत्म हो जाए तो जमीन उमीन बेचा जाए, गाड़ी वाड़ी बेचा जाए, खा पी के चला जाए। ये तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए कि आप जमीन उमीन कल से बेचना लोग शुरू करें। अच्छा, लगातार जो है केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वो आरजेडी के बड़े लीडर पर दबाव बना रही है, पूछताछ के लिए बुला रही है ईडी। देखिए, आरजेडी के बड़े लीडर पर नहीं, बिहार ही नहीं देश के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के हम आपको बतलाते हैं सबसे लोकप्रिय नेता जिनकी दुनिया में भी शुमार है, अन्य देशों में भी शुमार है, वो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी है। और भारतीय जनता पार्टी के आपके मीडिया के माध्यम से सी वोटर सर्वे एक देखें, उस सर्वे कराई है तो 2025 में बिहार की जनता ने सबसे ज्यादा पसंद आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में 41-42% लोग एक्सेप्ट किए। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग को लग रहा है कि 25 में बिहार के लोग की असली पसंद तेजस्वी प्रसाद यादव जी है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसीलिए अभी से ही जब जब चुनाव आती है, चाहे केंद्र का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, तब तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार अपनी केंद्रीय एजेंसी को एक वर्कर के तौर पर इस्तेमाल करती है और हमारे नेता के परिवार को, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार को मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम करते हैं। जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, इधर माइंड रहेगा तो स्वतंत्र रूप से वो अपना चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से उन्हें एनडीए के लोगों को बतलाना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 25 से 30 मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री, वो सभी मंत्री, 10 स्टेट के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान थे उस समय मुख्यमंत्री, और कई जगह के मुख्यमंत्री बिहार में प्रचार करने के लिए और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मात देने के लिए चुनाव के वक्त आते हैं। लेकिन आप देखे होइएगा, एक हेलीकॉप्टर से तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस सभी माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और करीब 10 राज्यों के मुख्यमंत्री पर अकेले तेजस्वी प्रसाद यादव जी भारी रहते हैं। तो इनको सभी लोग के द्वारा घेरा जा रहा है, लेकिन जनता की लोकप्रियता जो है, जनता जिनको पसंद करेंगे तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के घेरने से काम नहीं चलेगा। इसलिए अभी से ही उनको परिवार को प्रताड़ित ईडी और सीबीआई के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। चाहता है जो इनका माइंड हम इधर घेर के रखे ताकि वो स्वतंत्र रूप से चुनाव प्रचार में नहीं जाए, जनता के बीच में नहीं जा सके। तो क्या इन कारणों से इन तरह के जो सम्मन जारी करके जो बुलाए जा रहे हैं ईडी दफ्तर में, उनसे माइंड डाइवर्ट हुआ है आरजेडी का? नहीं, कभी नहीं। हम लोग अब पूरी तरह अस्वस्थ हो चुके हैं कि जब जब चुनाव में हमारे नेता ही नहीं, उनके हम लोग कार्यकर्ता है, उनके जो लोग हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, वो सब लोग समझ चुके हैं कि जब जब चुनाव आती है तब तक इनको परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल केंद्रीय एजेंसी के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम लोग पूरी तरह अस्वस्थ है, स्वस्थ है जे यह एजेंसी से सिर्फ माइंड भटकाने के लिए काम किया जाता है। हमारे नेता विचलित होने वाले नहीं है और हमारे नेता के साथ जो लोग हैं वो भी विचलित होने वाले नहीं है। सब लोग 25 में इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के रूप में स्वीकार करेंगे। 2005 से पहले कुछ था जी, महिलाएं कपड़ा पहनती थी जी, इस बच्चा स्कूल जाता था जी, तो 2005 से पहले सही में कुछ था क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बुझाता है जो पृथ्वी भी आई, पृथ्वी को हम लाए, यहाँ लोग पैदा हुआ, हम पैदा हुए उसके बाद लोग यहाँ पर आया। मुख्यमंत्री जी के अपसेट है कि हम ही सब कुछ किए। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनके जो मंत्रिमंडल के जो शोभा बढ़ा रहे मंत्री, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 2005 से पहले आप जन्म लिए थे कि नहीं? आपका किसी अस्पताल में इलाज हुआ था कि नहीं? आपकी पढ़ाई लिखाई किसी कॉलेज में हुई थी कि नहीं? 2005 से पहले
2005 से पहले वही मुख्यमंत्री जी 1 क्लास से लेके इंजीनियरिंग क्लास तक किए, किसी न किसी स्कूल के में किए होंगे। वो उनके जितने मंत्रिमंडल के लोग हैं वो भी पढ़ाई लिखाई किए, तो 2025 से पहले किए होंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं बहुत विकास किए, आंगनबाड़ी केंद्र करीब 1 लाख के करीब में आंगनबाड़ी, 90,000 के करीब में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है। 90% आंगनबाड़ी सेंटर में शौचालय की उपलब्धता नहीं, न पानी की उपलब्धता है। यही है मुख्यमंत्री जी का सुशासन की सरकार। आप अपने से पीठ थपथपाइएगा, उसे नहीं कोई कहेगा कि बहुत काबिल है, ये अच्छे है। आपकी जनता सराहना करे, लोगों में आपका सराहना करे, जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये किया गया है। आप अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम बहुत 5 के बाद काम किए हैं, जो मेडिकल कॉलेज खुला, उस मेडिकल कॉलेज में पीजी डिग्री की पढ़ाई आज तक नहीं हुआ, सभी कॉलेज में नहीं हो रहा। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन काल में हम लोग पीएमसीएच में इलाज कराने जाते थे। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है, जो पीएमसीएच के बारे में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जब जब उनको मौका मिला, इस 17 महीने में उन्होंने एक इतिहास रचा, और उन्हीं के कामों को माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके जो मंत्री है गिनाते रहते हैं। जैसे उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था में अच्छा काम किया 17 महीने के कार्यकाल में, डॉक्टर में, अधिकारियों में और काम करने वाले में ऊपर का भय रहना चाहिए। भय अगर नहीं रहेगा तो काम करने में अच्छी मानसिकता से और काम नहीं करेगा। जैसे एक बार 60-65 डॉक्टर की बर्खास्तगी हुई, जो ड्यूटी पर नहीं जाते थे, उन तनख्वाह लेते थे, कई अन्य जिलों में रहते थे, घर से ही घर कर बैठे बैठे तनख्वाह उठाते थे। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभाले तो ऐसे लोगों की बर्खास्तगी हुई, और जो लोग डॉक्टर घर में रहते थे वो भी अब जाना आना शुरू कर दिया, न तो नौकरी से बर्खास्तगी ले लिया, नौकरी से हट गया, वॉलंटरी रिटायर ले लिया। तो उनको एक बात हुआ कि हम काम करें, अब बगैर काम करने वाला को यहाँ बिहार में अब लोग पसंद नहीं करेंगे। अब अधिकारी हमारे जो मंत्री है उसको टॉयलेट नहीं करते। एक डायलिसिस की व्यवस्था भी हमारे नेता ने जिला सदर अस्पताल में कराने का काम किया, वो भी डायलिसिस की व्यवस्था भी खत्म हो चुका है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुल रही है, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुल रही है से नहीं मतलब है। 1 लाख करीब 1,60,000 डॉक्टरों की रिक्ति है। उस 1,60,000 डॉक्टरों की रिक्ति में मात्र 50,000 डॉक्टर ही, 50% से भी कम डॉक्टर कार्यरत है। ये 20 कहते हैं जो 5 साल, अब 20 साल मौका मिला। हमारे नेता तो 15 साल काम किए, और 15 साल में एक समाज को सुधारने के लिए, जिसको बैठने की बराबरी नहीं थी, जिसको अपना हक रखने की बराबरी नहीं थी, बोलने का अधिकार नहीं था, वैसे लोगों को उन्होंने अपने उनको बोलने का अधिकार दिलाया, बैठने का अधिकार दिलाया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, इनका 20 साल हो गया। आगे बढ़ने वाला आदमी जो आगे बढ़ता है, पत्रकार जी, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। हम क्या करेंगे ये लाइन खींचना चाहिए, हम ये किए। ये हमेशा 2005 की पहले की बात करते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, 2005 से पहले लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए, उससे पहले आप गांव गमई में रहे होइएगा, हम लोग धिया पुता थे, लड़का थे, छोट थे, उस समय देखते थे किसी गांव में ईंट सोलिंग नहीं था, कच्ची सड़क थी, पगडंडी थी। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 90 में जब कार्यभार संभाले तो वैसे वैसे गांव, गरीब, दलित, शोषित, अति पिछड़ा के गांव में, अल्पसंख्यकों के गांव में पगडंडी सड़क को ईंटीकरण से जोड़ा गया। काम कैसे नहीं हुआ? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एक अपने सबसे, आपको भी मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, आप कुछ कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो कुछ दिया बिहार के जनताओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के अति पिछड़ा लोगों के लिए, बिहार के दलित समाज के लोगों के लिए या अन्य वर्ग के लिए, वो आज तक न कोई मुख्यमंत्री दिया है, न प्रधानमंत्री दिया है, न देगा। उन्होंने अपने आप को अधिकार मांगने का, किसी मालिक के सामने, किसी अधिकारी के सामने बैठकर अपना अधिकार खोजने का, यह अधिकार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिलवाने का काम किया। आज वही अधिकार, आप बोल रहे थे पत्रकार जी, वही अधिकार फिर आज छीना जा रहा है। अंग्रेजों से भी बदतर यह सरकार, अभी बिहार की सरकार और देश की सरकार अंग्रेज के भी जमाने से बदतर सरकार हो चुकी है। आप देखे होइएगा, कहते हैं हम सुशासन की सरकार है, उनके मंत्री का जवाब होता है उनके एक
राजस्व मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो बोलते हैं कि मेरे विभाग में एक भी काम बगैर रिश्वत के नहीं होता है। अरे भाई, आप मंत्री क्यों? आप मंत्री सरकार है, आप कहते हैं कि मेरे विभाग में एक भी काम बगैर रिश्वत के नहीं होता है। ये तो कभी कभी हम लोग अस्पष्ट हो जाते हैं कि क्या सरकार के लोग बोल रहे हैं। उनके मंत्री, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी अपना चेंबर छोड़ के चले जाते हैं घर पर और महीनों दिन बैठ जाते हैं, कहते हैं मेरा अधिकारी और मेरे स्टाफ जो है कर्मी मेरा सुनता नहीं है। उनके मंत्री एक पंचायती राज मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी, उन्होंने अभी हाल ही फिलहाल कल परसों में बयान दिया है, जो कहीं के प्रभारी मंत्री है, वहां के प्रभारी मंत्री बोल रहे हैं कि हमारा फोन वहां के जिलाधिकारी नहीं उठाते। यही सुशासन की सरकार है, यही लोकतंत्र की सरकार है। जनता की बात तो छोड़ दीजिए, यह सरकार ऐसी सरकार है जिस सरकार में सरकार की बात नहीं सुनी जाती है। ये मंत्री की बात हम आप छोड़ दीजिए, हम मुख्यमंत्री की बात कहते हैं। यहाँ के अधिकारियों इतना मुख्यमंत्री लोग को ढीठ बना दिए हैं, लूटने का छूट कर दिए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन नेता अगर कुछ बोल दे तो इम्प्लीमेंट और कानून बन जाता है। और सदन नेता स्कूल के शिक्षकों के बारे में बोले जो टाइम 9 बजे से 10 बजे करने के लिए, तो उनके एक दुलरुआ सेक्रेटरी जो के पाठक थे, उनके बातों को भी नजरअंदाज किया। तो यही तो सरकार है सुशासन की, यही नीतीश जी पीठ थपथपाते हैं। बिहार के लोगों को कैसे भला होगा जब उनके द्वारा जनता अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए मुखिया चुनते हैं, प्रमुख चुनते हैं, जिला परिषद चुनते हैं, पंचायत समिति चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, एमपी चुनते हैं अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए। हम अगर हमारा आवाज विधानसभा में विधायक के द्वारा उठा सकता है, लोकसभा में हमारा आवाज हमारे काम के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे तरक्की के लिए एमपी साहब उठा सकते हैं। लेकिन आज ऐसी स्थिति है, मुख्यमंत्री जी कर दिए हुए हैं जो उनके द्वारा जनता के द्वारा चुने जनप्रतिनिधि के कोई सुनने वाले नहीं है, उनके सरकार के मंत्री के सुनने वाला नहीं है, तो आम जनता के कौन सुनेगा। तो आपको मैं बतलाना चाहता हूं, मंत्री जी सही बात बोले। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजस्व मंत्री जी, वो हकीकत बोल दिए। हकीकत बोला जाता है, वो बोले सही बात है, बेगर पैसा के एक भी काम राजस्व विभाग में नहीं होता है। बेगर पैसा के एक भी काम पुलिस प्रशासन में, यहां तक कि आपको सनहा कराना होगा, आपके घर में चोरी डकैती हो गया, उसके लिए आप जाइएगा, आपका मोटरसाइकिल चोरी हो गया, आपका पासपोर्ट खो गया, इसके लिए भी सनहा थाना में करवाने जाते हैं, तो पुलिस के अधिकारी जो है उनको तवज्जो नहीं देता है, बेगर रिश्वत ले सनहा भी दर्ज नहीं होता है। यही सुशासन की सरकार है। मतलब आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार एकदम पूरी तरह भ्रष्टाचार है। एक भी काम मंत्री जी से आप ऑन कैमरा के माध्यम से आप अलग से हट के पूछिएगा, क्या मंत्री जी आप सरकार से संतुष्ट है, तो वो मंत्री जी आपको जवाब देंगे नहीं, संतुष्ट नहीं है, एक अधिकारी भी नहीं सुनता है। नहीं, हम तो पत्रकार हैं इसलिए कैमरा पे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मंत्री जी से बात होती है। तो मंत्री जी क्या बोलते हैं वो तो कैमरा पे बोलना थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा। मंत्री जी एक्सेप्ट करेंगे जो नहीं कुछ काम होता है, कोई अधिकारी सुनने वाले नहीं है, अंचल अधिकारी दरोगा तक सुनने वाले नहीं है उनकी। आप भ्रष्टाचार की इतनी बू आ रही है जो आपको बतलाते हैं, जहां पर आप बैठे हुए हैं ये बिल्डिंग, और जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां बिहार के सब लोग जनता के हित के लिए, जनताओं के आवाज के लिए, जनताओं के कार्य के लिए, विकास के लिए, बिहार के लिए सब लोग जुटते हैं। अंग्रेज की जमाना इनसे अच्छी थी, तब ना अंग्रेज के बनाए हुए विधानसभा और विधान परिषद में ही आज सदन चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बनाए, बनकर तैयार भी नहीं हुआ, उनका दीवार रिसा रहा है, उनका छत चू रहा है। यही भ्रष्टाचार की बू है। और मुख्यमंत्री जी के नजर में, मुख्यमंत्री जी के सामने, सभी अधिकारी के सामने, बिहार के सभी मंत्री और माननीय विधायक के सामने ये स्थिति का उनके नजर में नहीं है क्या? आप जहां बैठे हुए, ये विधायक फ्लैट अच्छा फ्लैट था, सरकार जनता के पैसा को ये मुख्यमंत्री दुरुपयोग बहुत किया। यहाँ पर जितने फ्लैट था पहले बहुत अच्छी स्थिति में फ्लैट थी, उसको अगर रिपेयरिंग कर थोड़ा बहुत अगर कुछ काम था उसको रिपेयरिंग करके माननीय विधायक जी उसमें रह सकते थे, माननीय मंत्री जी लग सकते थे। लेकिन सभी बिल्डिंग को तोड़कर नया बिल्डिंग बनाया। आप कभी यहाँ पर मेरे छत के नीचे चल जाइएगा, अभी तो बरसात नहीं है, तो उसके बाद भी पूरा दीवार रिसा रहा है। मतलब 1-2 साल भी नहीं हुआ, बिल्डिंग बने हुए रिसा रहा है, छू रहा है, दीवारें झड़ रही हैं। ये भ्रष्टाचार है।
और मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं। इस मुख्यमंत्री जी के काल में लूट की छूट अधिकारियों को ये दे दिए। इनके जितने अधिकारी हैं, जितने सेक्रेटरी हैं, उसमें अधिकांश सेक्रेटरी जो प्रधान सचिव है विभाग के, उनका अगर कुछ सेक्रेटरी का पैसा, अगर उनके पैसा को सरकार और निगरानी विभाग जब्त करती है विदेशों को, तो उस पैसा से बिहार सोने की चिड़िया बन सकते हैं, जितना इनके अधिकारी लूट के रखे होंगे। और ये भ्रष्टाचार और सुशासन की सरकार की बात करते हैं। 2005 की पहले से बात करते थे। मैं ये नहीं कहता था जब पहले भ्रष्टाचार नहीं था, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के शासन काल में अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी जी किसी जनता से, जनप्रतिनिधि छोड़ दीजिए, जनता से भी डायरेक्ट पैसा ले ले। हम नहीं कहते थे नहीं लेता होगा, लेता रहा होगा, लेकिन आज टेबल पर बैठ के मंत्री भी अगर पैरवी करेंगे तो मंत्री जी कह देंगे सर भेज दीजिए कुछ, और मंत्री जी भी पैरवी करते हैं और अपने लोग कह देते हैं जाके कुछ पैसा दे देना। यही अधिकारी है, यही सरकार है सुशासन की। चलिए अब बाजपट्टी की बात करते हैं। बतौर विधायक आपने वहां विकास की किन किन योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया और क्या बाकी रह गया? विकास के काम, मौका हमारे क्षेत्र की जनता, महान जनता ने मुझे मौका दिया बाजपट्टी की। मैं सबसे पहले उस जनता के प्रति और बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जो मुझ जैसा एक अदना सा किसान परिवार के बेटा को बिहार विधानसभा के सदन में भेजने का काम किया। मैंने, आप मीडिया के साथी, आप अपने चैनल चाहे यूट्यूब हो, उसके माध्यम से, आप नेट के माध्यम से देख सकते हैं। मैं 243 विधानसभा के सदस्य जीत के आए। सबसे ज्यादा, कुछ मंत्री जी लोग होते हैं, सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार से सदन में सवाल जवाब करने वाला मैं विधायक हूं। चाहे तारांकित प्रश्न के माध्यम से हो, निवेदन प्रश्न के माध्यम से हो, ध्यान आकर्षण प्रश्न के माध्यम से हो, अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से हो, या याचिका प्रश्न के माध्यम से हो, सभी प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को मैं सरकार को अवगत कराता हूं। जब जब मुझे मौका मिलता है, चाहे शून्यकाल के माध्यम से, जब जब सरकार मुझे मौका मिलती है हम करते हैं। और संजोग बस हमारे क्षेत्र में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीने के कार्यकाल में जब स्वास्थ्य मंत्री बने और खास करके सड़क के मंत्री बने, RWD भी उनके और पथ निर्माण के मंत्री थे, तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिस पंचायत में 7 से 8 सड़क जो RWD विभाग से सड़क बनती है, मैंने बनाने का काम किया। मैं RCC पुल, जो हमारे क्षेत्र में बड़ी समस्या थी, 20-20, 25-25 पंचायत को जोड़ने वाली पुल वर्षों से ध्वस्त था, नहीं था। जैसे सरमनी टोल जो सड़क आती है रसलपुर से बाजपट्टी, हम लोग 25-30 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था हम लोग के लोगों को। उस पुल को मैंने आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब पथ निर्माण मंत्री थे तो उनको मैंने स्वीकृति करवा के काम करवाया। मैंने सरमनी टोल हाई स्कूल की बिल्डिंग बनवाया, जो मॉडल हाई स्कूल है। मैंने बाजपट्टी नोपानी हाई स्कूल में बिल्डिंग बनवाने का काम किया। मैंने बुधनेगड़ा हाई स्कूल बोखरा प्रखंड में उसमें बिल्डिंग बनाने का काम किया। मैंने बोखरा प्रखंड के चकौती पंचायत में हाई स्कूल की बिल्डिंग स्वीकृत करवा के काम कराया। मैंने नानपुर प्रखंड के नानपुर उच्च विद्यालय में भवन बनाकर स्वीकृत मॉडल भवन बनाया। मैंने नानपुर प्रखंड में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रखंड है, नानपुर, बाजपट्टी और बोखरा। मैंने विधानसभा में जीतने के बाद सबसे पहले सरकार से प्रश्न कर अपने नानपुर ब्लॉक में मॉडल ब्लॉक बनवाने का काम किया। मैंने अपने पंचायत ददरी में हाई स्कूल की बिल्डिंग भी स्वीकृति करवाने का काम किया। अभी बना नहीं है, टेंडर हो चुका है, टेंडर अब बनेगा। मैंने कोयली नानपुर प्रखंड के कोयली हाई स्कूल में मॉडल हाई स्कूल बनवाने का काम किया। मैंने नानपुर प्रखंड के डोरपुर में हाई स्कूल, मॉडल हाई स्कूल के बिल्डिंग बनवाने का काम किया। मैंने अपने नेता से अस्पताल में जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस स्वास्थ्य केंद्र बाजपट्टी प्रखंड के पचरा निमाही पंचायत में, पचरा में स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग बनवाया। बाजपट्टी प्रखंड के बड़ी फुलबड़िया में
रायपुर गांव में स्वास्थ्य की बिल्डिंग बनाया, बाजपट्टी प्रखंड के हिमायूपुर बाजार पर हिमायूपुर पंचायत में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना की बिल्डिंग बनी, बोखरा ब्लॉक के बनौल में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बना। इसके अलावा मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में कई पुल, जो आपको बताया सरमनी टोल पुल था, उस पुल को मैंने स्वीकृति दिलवा कर बनाने का काम किया। महमदा में आरसीसी हाई लेवल पुल बना, बाचोपट्टी से निमाही जो सड़क जाती है उसमें निमाही मुसहरी टोल के हाई लेवल ब्रिज बना, निमाही से जो पिपरारी जाती है उसमें हाई लेवल पुल बना, बोखरा प्रखंड के पोखरारा बालासात से जो मुजफ्फरपुर सीमान में पुल जाती है, सड़क जाती है, उसमें हाई लेवल ब्रिज बनाने का काम किया। मैंने वहां एक हेमदा नदी पर पुल है, उस पुल की स्वीकृति, हाई लेवल पुल की स्वीकृति दिलवाने का काम किया। मैंने जो हमारे विरार नानपुर प्रखंड के बेला चौक के पास हाई लेवल ब्रिज बनाने का काम किया। मुरौल, बाजपट्टी प्रखंड के मुरौल से रतवाड़ा जाती है, आवागमन पूरी तरह बंद था, उसमें हाई लेवल पुल बनवाने का काम किया। मैंने मुलियाडी में हाई लेवल पुल बनवाने का काम किया। विरार से कोयली जाती है सड़क, उसमें कोयली बाजार से पहले हाई लेवल ब्रिज बनवाने का काम किया। दूरपुर से लोहिठा से पुपरी सड़क जाती है, उसमें हाई लेवल ब्रिज स्वीकृति हुई है। पटरौरा बाजार से जो रायपुर सड़क आती है, उस सड़क में भी हाई लेवल पुल की स्वीकृति दिलवाया है। बालासात बाजार से जो पोखरारा आती है, उसमें हाई लेवल ब्रिज की स्वीकृति मैंने दिलवाया है। इसके अलावा बहुत सारे होंगे, आप ऐसे गिनाएंगे तो आधे घंटे काम लग जाएगा गिनाने में। आप जब काम के बारे में बहुत सारे लोग से पूछिएगा तो काम नहीं किए हुए रहते, इसलिए नहीं गिना पाते हैं। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर, हमसे सबसे ज्यादा हम अपने विधानसभा क्षेत्र में कब्रिस्तान की घेराबंदी भी हुआ, जैसे कब्रिस्तान के बालासात कब्रिस्तान की घेराबंदी हुआ, पोखरारा कब्रिस्तान की घेराबंदी हुआ, हरपुरवा कब्रिस्तान की घेराबंदी हुआ, बरहरवा कब्रिस्तान की घेराबंदी हुआ, सिंघाचौड़ी कब्रिस्तान की घेराबंदी हुआ, पकटोला कब्रिस्तान की घेराबंदी हुआ, सौरिया कब्रिस्तान की घेराबंदी हुआ, गौरी गंगली कब्रिस्तान की घेराबंदी हुआ, ददरी में शाहटोला कब्रिस्तान की घेराबंदी हुआ, बहुरार कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, विरार कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, बुढ़ार कब्रिस्तान। काम पे आधा घंटा कभी कर लेंगे। कभी कई कब्रिस्तान की घेराबंदी हुआ। मठ मंदिर का भी जो ट्रस्ट में है, उस मंदिर के भी घेराबंदी के काम किया। जैसे अभी सिरसी मठ की घेराबंदी के मैंने पास करा दिया, ढाडी मठ के स्वीकृति हुआ। इसके बाद आपके कुर्थैया कबीर मठ के बाउंड्री की स्वीकृति मिली। ये सारे बिल्डिंग स्वीकृति का। हमारे क्षेत्र में कई सड़क जो आवागमन पूर्ण बंद था, वैसे वैसे सड़क का निर्माण करवाया। जो बनौल से इस्लामपुर सड़क आती है, पूर्ण रूपेण वर्षों से 15 वर्ष से सड़क का आवागमन बंद था, उस सड़क का निर्माण कराया हमारे क्षेत्र में। आप जनता से भी पूछ सकते हैं। भादियन से बिरौली जाती है वो सड़क, आवागमन हम लोग घूम के जाते थे, उस सड़क बहुत महत्वपूर्ण सड़क, उस सड़क का निर्माण करवाने का काम किया। बनौल से जो खरका सड़क जाती है, उस सड़क का मैंने निर्माण करवाने का काम किया। महिसौथा में पुल निर्माण करवाने का काम किया। अनेकों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अपने क्षेत्र में मैंने ददरी में भी स्वीकृति करवाया, महिसौथा में स्वीकृति करवाया, बालासात में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति दिलवाए, मुरौल में हेल्थ एंड वेलनेस की, बंगराहा में हेल्थ एंड वेलनेस स्वीकृति दिलवाया, पथराही में हेल्थ एंड वेलनेस स्वीकृति दिलवाया, बाचोपट्टी। जी किसी दिन इसी पे आपके काम पे ही आधा घंटा कर लेंगे। आज तो विस्तृत चर्चा है, इसको आधे घंटे आप पूछे करना है। आप इतना गिना रहे कि आधा घंटा इसके लिए। छात्रावास भी हमारे अपने बातचीत में सेक्शन कराए, वो अल्पसंख्यक छात्रावास नागपुर में जमन चयन हुआ, वो भी काम शुरू होने जा रहा है। तो आप काम की चर्चा किए हैं, जो आपने विधानसभा में जीतने के बाद आप अपने जनता के लिए क्या किए, अपने क्षेत्र के लिए क्या किए, तो वो करते हैं। और यहाँ तक कि मैं एक आदमी के रखकर, जो क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र के लोगों को होती है, जो अस्पताल में डॉक्टर के पास जाने के लिए, उसके लिए हमारा एक आदमी रहता है। हमसे जो बन पड़ता है, हॉस्पिटल में अपने आदमी से देख रेख में पीएमसीएचओ, आईजीएमएसओ, एसकेएमसीएचओ या किसी अस्पताल में जाकर वहां देखवा कर उसमें भी सहयोग हम करने का काम करते हैं। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बाजपट्टी सीतामढ़ी के विधायक मुकेश यादव। इनके कामों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि बीच में रोकना पड़ा। किसी दिन सिर्फ काम पर बात करेंगे इनसे। और आरजेडी के सबसे बेबाक नेता हैं, सदन में बोलते और सदन के बाहर भी बोलते नजर आते हैं। अभी के लिए मुझे और जयप्रकाश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।